everyone. This is Anushri Khandelwal, and welcome to the Legal Talk series, episode 2. In today's episode, we are going to talk about contracts and agreement. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को साइन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट खुद बनाना है या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करना है तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। As a layman, as a person, you should all know about these basic aspects. So today we have Mr. R.P. Khandelwal, and I request him to kindly take us through all these simple basic concepts. हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स के बारे में। आप लोग जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में दुनिया भर के परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई लीज एग्रीमेंट करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट हमेशा बोला करते हैं, पर बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है। एक बेसिक फर्क जो है, जो मैं बताना चाहता हूं आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में, वो ये है कि एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है, और जब ये लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आप किसी भी कोर्ट में जाके आप उसके किसी जो भी टर्म्स कंडीशन आपने आपस में एग्री की हैं उसको आप लीगली एनफोर्स कर सकते हो, जबकि एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट दोनों में क्या है कि दोनों इज मीटिंग ऑफ माइंड। मतलब आपने जो बोला और दूसरे दो लोगों के बीच में, मतलब सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। कभी अकेला आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अ, इस यह मतलब स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश टाइम में। 1872 में कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया, क्योंकि उस समय यह परेशानी हुआ करती थी कि जहां एग्रीमेंट हो गया, वो लोग कोर्ट में चले गए, उसने बोला कि इन्होंने मेरे साथ ये प्रॉमिस की थी, ये मेरी फुलफिल नहीं की, उसका कोई ना कोई एविडेंस है ना कोई रिटर्न रिकॉर्ड है, तो वो उसको कभी एनफोर्स नहीं कर पाते थे। तो 1872 में यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना गया, जिसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को डिफाइन किया गया। एग्रीमेंट में होता है कि ये इज सेट ऑफ प्रोमिसेस बिटवीन टू पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन। मतलब आप दोनों दो लोगों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ, इस इतने अमाउंट के लिए कंसिडरेशन, या तो मॉनेटरी हो सकता है, किसी भी तरह का कंसिडरेशन हो सकता है कि आप यह काम करोगे इसके बदले में, इस प्रॉमिस के बदले में। और अगर ये लीगली एनफोर्सेबल हुआ, जैसे अगर उस कोई आपने सेल परचेज का एग्रीमेंट किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा दिया, वो लीगली एनफोर्सेबल हो गया। या फिर कहीं भी आपके उसमें कुछ विटनेसेस अवेलेबल हैं तो वो लीगली एनफोर्सेबल हो गया। तो ये है बेसिक डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो बेसिक एलिमेंट्स यही होते हैं कि उसमें दो पार्टीज होती हैं, जिसमें एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी। मतलब आप कोई भी अपना आइडिया देंगे, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, तो वह हो गया दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट जैसा। और इसको वो कितने कंसिडरेशन पे होगा, क्या इसके लिए आप करने वाले हो, अगर ये प्रॉमिस मैं आपकी फुलफिल करता हूँ, या तो आप पैसे देने वाले हो, या आप और कुछ काम में इसके बदले में काइंड्स में कुछ देने वाले हो, या कुछ भी करने वाले हो, तो वो कंसिडरेशन होता है। और उसको लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए बहुत से एग्रीमेंट्स को हम रिटर्न में लिख के रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसमें विटनेसेस होते हैं, जो कि हमेशा विटनेस अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से लीगली एनफोर्सेबल हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। पर ओरल कॉन्ट्रैक्ट पहले टाइम में हुआ करता था, जो कि जिसको एनफोर्स करने में काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। और ये डिपेंड करता है, अगर उसमें विटनेस हैं, गवाह अवेलेबल हैं, तब तो वो आपके विटनेस देंगे। फिर उसको कोई पलट जाएगा, कोई सही नहीं बोलेगा, इसलिए यह जरूरी है कि वह रिटर्न हो। तो इसलिए मतलब मैं आप सभी को यही एडवाइस करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, वो रिटर्न फॉर्म में हो,
कोई ना कोई विटनेसेस उसके हों, और जहां तक संभव हो, अगर वो जैसे आपकी किसी प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो रजिस्टर्ड हो। तो इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या मुख्य चीजें आपको देखनी चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में, तो पार्टीज का नाम होना जरूरी है। यह कितने टाइम के लिए किया गया है, मतलब पीरियड क्या है, यह देखना जरूरी है कि ये 5 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का है, 1 ईयर का है, 10 ईयर्स का है, या 6 मंथ्स का है, जो भी है वो लिखना जरूरी है। कितने कंसिडरेशन तय हुआ है, उसकी टर्म्स क्या है, मतलब अगर वो 1 लाख रुपए आपको देने हैं किसी काम को करने के लिए, तो वो एक बार में देने हैं या कई टर्म में देने हैं, वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। अगर वो काम नहीं हो पाता है तो उसमें क्या पेनल्टी होंगी, ये भी डिफाइन होनी चाहिए। उसमें क्या, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो किस तरह से रिजॉल्व हो सकती है, वो भी उसमें होना चाहिए। तो रिजोल्यूशन या तो आर्बिट्रेशन से हो सकता है, जिसमें कोई भी दोनों पार्टी मिलके किसी को डिसाइड करते हैं कि ये हमारा आर्बिट्रेटर होगा, या आर्बिट्रेटर मतलब जज जैसा, आप बिना कोर्ट में जाए उसको ये कर सकते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो उसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा। तो ये आम चीजें हैं जो कि आप लोगों को, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आप हमेशा एक ध्यान रखिएगा कि आप कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट कैसे कर सकते हैं, या टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी एक क्लॉज रखना जरूरी होता है। मतलब जैसे आप कभी 1 महीने का नोटिस देके किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हैं, 3 महीने का नोटिस दे सकते हैं, वो लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि हमेशा एक ऑप्शन रहे कि आपको आपको लगा कि आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया और उसको कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में परिवर्तित कर दिया, और उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप कैसे निकलेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीजें हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज, एग्जिट क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज, ये एंड कंसिडरेशन एंड पार्टीज। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होते हैं, या फिर आप लोगों की जो भी एग्रीमेंट हुए, टर्म्स एग्री हुए हैं, उसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, या इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, या कोई लीगल, आपने कोई लोन लिया तो उसके स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो उन सब चीजों में आपको ज्यादा नेगोशिएट करने का नहीं रहता है, आपको फॉर्म अवेलेबल है, आप पहले से देख सकते हैं उस फॉर्म को कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अगर वो टर्म्स आपको एग्रीबल हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दीजिए, खाली आपका नाम एड्रेस ये सब भर दिया जाएगा, और दोनों पार्टी साइन कर लेंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट को आप कई तरह से मतलब एंड भी कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी कंडीशन है जो कि जिससे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, तो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। या फिर जैसा मैंने बताया कि उसमें नोटिस पीरियड रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है। या दोनों पार्टीज में अगर किसी भी बात पे एग्रीमेंट जो हो रहा है और किसी ने उस कंडीशन को ब्रीच किया मतलब उस कंडीशन को नहीं माना या तोड़ा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा मैं ये जानना बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब तक नहीं होता जब तक ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हो। अगर आप किसी गलत काम के लिए या किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लॉ में वैलिड नहीं होता। इसलिए हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए। और दूसरा, हमेशा ये फ्री कंसेंट से होना चाहिए, मतलब आपके ऊपर कभी कोई दबाव या प्रेशर या अनड्यू इन्फ्लुएंस ये नहीं होना चाहिए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक मेजर, मतलब जो एडल्ट है, मतलब बच्चे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या कोई बैंक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। तो यह सब ब्रॉड चीजें जो मैंने आपको बताई कि ये इस तरह से मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी साइन करने के पहले आप काफी इसका ध्यान रखें। इसके अलावा एक दो चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते समय आप देखिए कि आप अगर 3-4 पेज का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा गैप कहीं नहीं हो, कहीं गैप हो तो उसको आप क्रॉस कर दें, और हर पेज पे साइन हो, जिससे कि मतलब वो ऑथेंटिक रहे, कोई उसको बदल नहीं पाए। इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। तो इस तरह कुल मिला के मैंने आपको ब्रॉड बातें
एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट आप किसी के साथ करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Thank you so much, sir. It was a pleasure to hear. So, I hope आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स का बेसिक्स क्लियर हो गया हो. एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुश्री मेनन रहेंगी एंड वो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट के साथ एक प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करेंगी. तो अगर आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जानना है, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड रिलीजिंग सून. थैंक यू.